अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म की ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को जितना कम वक्त में मैं आप लोगों को ज़्यादा बता सकूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों को आज उसका ओरिजिन पता लगेगा, उसकी वेव्स पता लगेंगी, और राइटर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उन वेव्स के अंदर, वो सब कुछ पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेमिनिज्म इक्वलिटी को शो करती है, ठीक है। और ये टर्म किस से डिराइव्ड हुई है जी? एक लैटिन वर्ड है फेमिना, जिसका मीनिंग क्या होता है जी? वुमेन। बेसिकली फेमिनिज्म का मतलब ही क्या है कि औरतों और मर्दों की इक्वालिटी के बारे में बात करना, ठीक है। जो फर्स्ट ये यूज़ हुई थी ना फेमिनिज्म की टर्म, वो 1890s में यूज़ हुई थी। और इस टर्म को कॉइन किसने किया था भाई? चार्ल्स फरियर ने। कब? ये फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने 1837 में जो फेमिनिज्म की टर्म है उसको यूज़ किया था। इसलिए 1890s में उसके बाद जो मैन एंड वुमेन की इक्वालिटी पर बात करने के लिए जो टर्म यूज़ की गई, उसको कहेंगे हम लोग फेमिनिज्म, ठीक है। होप सो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि फेमिनिज्म बेसिकली होता क्या है। उसके बाद इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया जाता है कि इसको 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम लोगों को फेमिनिज्म की बेसिकली अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जी फर्स्ट वेव को शुरू करते हैं। फर्स्ट वेव जो है वो 1890 से 1960 के दरमियान की वेव है, ठीक है। ये कौन सी वेव होती है जी? लेट 19th सेंचुरी से एंड अर्ली 20th सेंचुरी। जुलाई 1848 में हंड्रेड्स ऑफ वुमेन एंड अ फ्यू मैन मेट इन सेनेका फॉल्स। आपने ये बात याद तो रखनी है कि ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोगों को उसको मेन पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है, फेमिना, जिसका मतलब होता है वुमेन। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जी इसको किसने कॉइन किया है। तो इसको चार्ल्स फरियर ने कॉइन किया है, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर था 1837 में। और इसको फर्स्ट यूज़ कब किया गया था जी? 1890s में। इतना ओरिजिन के लिए बात बहुत है। क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना है अच्छे तरीके से, तो ये बातें मेन चंक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने बता देना है कि जी 4 वेव्स है। वेव्स कैसे शुरू होती हैं जी? फर्स्ट वेव सबसे पहले आती है। फर्स्ट वेव कब से शुरू है? 1890 से 1960 के दरमियान, जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी कि सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुई थी इस दौरान में, फर्स्ट वेव के दरमियान। सिनिका फॉल कन्वेंशन ये एक नेम है, आपने इसको ऐसे याद एज इट इज़ कर लेना है, ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि इस दौरान में फर्स्ट वेव के हुआ क्या था। जुलाई 1848 हंड्रेड्स ऑफ वुमेन एंड अ फ्यू मैन मेट इन सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क फॉर द फर्स्ट वुमेन्स राइट कन्वेंशन, ठीक है। पहले वुमेन राइट के कन्वेंशन के लिए ये लोग न्यूयॉर्क में सेनेका फॉल्स में इकट्ठे हुए थे, कि 100 से ज़्यादा जो औरतें थी और कुछ आदमी थे इस मूवमेंट में जो लोग शामिल थे। उसके बाद है जी फर्स्ट वेव में आ जाते हैं कि वुमेन वर नॉट अलाउड इन स्टेज, मैन परफॉर्म देयर रोल्स। कि जो वुमेन थी, वुमेन को अलाउ ही नहीं था किया जाता कि वो आकर स्टेज पर परफॉर्म करें। कि जिस तरह पहले ड्रामास वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, पहले 90s सेंचुरीज़ में ड्रामास वगैरह को परफॉर्म किया जाता था, तब टीवी वगैरह का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, तो स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता था। तो जितने भी रोल्स वुमेन के होते थे वो सारे मेन परफॉर्म करते थे। उन लोगों को इतना भी राइट्स नहीं था कि वो जाकर स्टेज पर अपने ही रोल जो हैं परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो बेसिकली दिस वेव टॉक्स अबाउट लीगल राइट्स, लीगल राइट पे बात करती है। फर्स्ट वेव में जो मेन इसका सबसे पॉइंट है वो है जी लीगल राइट। किस चीज़ के राइट होने चाहिए? राइट टू वोट। और राइट टू वोट को हम क्या कहते हैं जी? विमेन सफ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। राइट टू वोट, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि फर्स्ट वेव में क्या बात हुई है? राइट टू वोट की बात हुई है। और इसमें मेन पॉइंट क्या आ जाता है जी? सेनेका फॉल्स का मेन पॉइंट आ जाता है कि हंड्रेड ऑफ वुमेन एंड अ फ्यू मैन जो थे, ये सारे मिलकर गए थे सेनेका फॉल में न्यूयॉर्क में, और उन्होंने राइट कन्वेंशन के ऊपर बात की थी। कब बात की थी? 1848 में, ठीक है, 19 जुलाई 1848 में। उसके बाद ये बात बता देनी है आपने कि वुमेन को इतना हक नहीं था कि वो परफॉर्म कर सके स्टेज पर। फिर आपने ये बता देनी है कि जो मेन इम्पोर्टेंट बात है फर्स्ट वेव की वो क्या है जी? कि राइट टू वोट, कि वुमेन को राइट दिया जाए कि वो लोग वोट कर सके। पहले वुमेन को ये भी राइट नहीं था कि वोट कर सके, सिर्फ आदमियों को ये हक था कि उनके वोट गिने जाते थे और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाता था, ठीक है। और इस राइट टू वोट को हम क्या कहते हैं? वुमेन सफ्रेज।
अब जो फर्स्ट वेव के अंदर राइटर इंक्लूड्स हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट वेव में राइटर्स कौन कौन से इंक्लूड है जी? एट लेट 18th सेंचुरी मैरी वुllstonecraft। मैरी वुllstonecraft वॉज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने फेमिनिज्म की मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ओके तो एट लेट 18th century मैरी वुllstonecraft published her work A Vindication of the Rights of Women in 1792। सबसे पहले फेमिनिस्ट जो लेडी थी वो एफ्रा बहन थी। उसके बाद जो आई हैं जिन्होंने अपने वर्क के अंदर शो किया जी फेमिनिज्म को, वो कौन थी? मैरी वुllstonecraft। आपके लिए इनके नाम और इनके वर्क याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है और उसकी अटेम्प्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें आप, कि हम लोगों को फेमिनिज्म के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता हैं। और राइटर की बात करना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पर। तो आपने क्या लिख देना जी? एट लेट 18th century मैरी वुllstonecraft published her work A Vindication of the Rights of Women in 1792। नेक्स्ट आ जाती हैं जो राइटर हमारे पास, इन लेट 19th century केट चॉपिन wrote a lot of sensual works। sensual works ये होते हैं कि सेक्सुअलिटी के बारे में लिखना, इन सारी बातों के बारे में लिखने को कहते हैं सेंसुअल वर्क। पहले तो उसके सारे सेंसुअल वर्क जो थे अप्रूव्ड नहीं थे किए गए और लाइब्रेरी में नहीं थे रखे गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब फेमिनिज्म आया तो उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप हो गई और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और दैट्स वाई इट प्रूव्स इट्स वर्थ। नेक्स्ट आ जाती है जी कि इन अर्ली 20th century जेन ऑस्टन थी, मैरी शेले थी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी एंड एडिथ वॉर्टन रोट अबाउट द बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट वेव के अंदर किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है? राइट टू वोट, लीगल राइट्स के ऊपर जोर दिया गया है। तो जो ये अर्ली 20th century के जो जेन ऑस्टन, मैरी शेले थी, ब्रॉन्टे सिस्टर एंड एडिथ वॉर्टन, इन्होंने बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में लिखा था। तो अब सेकेंड वेव के ऊपर चलते हैं। सेकेंड वेव में सबसे पहले आपको उसकी डेट पता होनी चाहिए कि सेकेंड वेव कब आई थी। तो सेकेंड वेव आई थी 1960 से 1980s के दौरान। ठीक है, सेकेंड वेव जो है रेडिकल इन टेम्परामेंट है। अब रेडिकल किसको कहते हैं? रेडिकल बेसिकली कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट को, रेवोल्यूशनरिस्ट को। अब रेवोल्यूशनिस्ट कौन होता है? जो कि ऐसा बंदा जो रेवोल्यूशन लेके आना चाहता है। ठीक है, चाहे वो हुक और बाय क्रुक किस भी तरीके से हो, मतलब वो बागी हो जाता है इंसान। वो कहता है कि मैंने जो बात की है ऐसे ही होना चाहिए। कि पहले जो लोग थे ना वो ये कहते थे पेट्रियाटिकल सोसाइटी चल रही है, इस पेट्रियाटिक को फ़ौरन मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ये ना करें कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएँ। वो लोग ये कहते थे कि मैन को ख़त्म ही कर दे, सिर्फ वुमेन की ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन फेमिनिज्म बेसिक बात करता है कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएँ, बजाय इसके कि रेडिकल हो जाए कि भाई वुमेन को ही सारे राइट्स दिए जाएँ और आदमी को कुछ ना दिया जाए। सो कंटिन्यू करते हैं जी। इट बिल्ट ऑन फर्स्ट वेव फेमिनिज्म एंड चैलेंज्ड व्हाट वुमेन्स रोल इन सोसाइटी शुड बी। बताते हैं कि ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को ही आगे लेकर चलता है और चैलेंज करता है कि वुमेन का रोल होना क्या चाहिए सोसाइटी के अंदर। अब जो इसमें मेन बात थी उसमें सेनेका फॉल वाली मेन बात थी फर्स्ट में। ठीक है, आपने ये बातें याद रखनी है। और सेकंड वेव में क्या है जी? मिस अमेरिका पेजेंट जो थी 1968। अब ये मिस अमेरिका पेजेंट क्या है देखें, उस दौरान में इन औरतों के दरमियान भी ब्लैक और वाइट वुमेन के दरमियान भी डिफरेंसेस थे। ठीक है, उस टाइम पर किसी भी ब्लैक वुमेन को आज तक मिस अमेरिका कंसीडर नहीं किया गया था। इस बारे में बात करती है सेकेंड वेव के अंदर कि मिस अमेरिका पेजेंट बनाया गया था 1968 में एक ब्लैक वुमेन को। और जो दूसरी बात है उसमें यह कि सिविल राइट मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट की बात है। प्रोटेस्ट तो इसी बात पे आ गया कि मिस अमेरिका जो है वो एक ब्लैक वुमेन को बनाया जाए, ये बात प्रोटेस्ट की आएगी। और सिविल राइट्स मूवमेंट की बात आ गई कि औरतों को हर तरह के राइट्स दिए जाएँ। उसके बाद जो सेकंड वेव है वो किस चीज़ पर फोकस करती है जी? ब्लैक फेमिनिज्म पर फोकस करती है, रेसिज्म को फोकस करती है, कलर पर फोकस करती है और फेमिनिज्म पर फोकस करती है। ब्लैक फेमिनिज्म क्या है कि अफ्रीकन औरतों को, जो काली औरतें हैं, जो बाकी डिफरेंट काइंड की औरतें हैं, सिर्फ ये नहीं कि ब्रिटिशर्स की बीवियाँ या फिर वाइट जितनी भी लोग हैं मतलब औरतें हैं उनको राइट्स दिए जाएँ, बल्कि ब्लैक फेमिनिज्म भी कायम किया जाए। उसके बाद रेसिज्म कि हर रेस की औरत को, हर रेस के
मतलब वीमेन को ये राइट दिया जाए कि वो वोट कास्ट कर सके, ये राइट दिया जाए कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसीलिए तो मिस अमेरिका पिजन को कंटिन्यू किया गया था। आगे कलर और फेमिनिज्म वही आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद जो सेकेंड वेव की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है जी रिप्रोडक्टिव राइट्स। अब रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या कि अगर एक औरत की शादी हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको मतलब आदमी के ज़ेरे असर न रहना पड़े हर चीज़ को बढ़ाने के लिए कि वो अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहती है उस आदमी के साथ या नहीं करना चाहती। डिवोर्स लेने का राइट भी औरत के पास होना चाहिए। अपने बेबी को आगे से लेके जाने का राइट भी औरत के पास होना चाहिए। अबॉर्शन करवाने का राइट भी औरत के पास होना चाहिए। बेबी को पैदा करना है नहीं करना, इस सब का राइट भी एक लेडी के पास होना चाहिए। सो बेसिकली सेकेंड वेव जो है वो रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर बात करती है, डिवोर्स के ऊपर बात करती है, अबॉर्शन के ऊपर बात करती है। ओके, होप सो कि आपको सेकेंड वेव भी क्लियर होगी। अब जो सेकेंड वेव के राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। तो इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 बाय बेटी फेर्डिनेंट। जो बेटी फेर्डिनेंट थी ना, 1963 में उन्होंने इक्वल पे एक्ट को पास कराया था। अब इक्वल पे एक्ट क्या है जी? इक्वल पे एक्ट ये है कि औरतों को और आदमियों को इक्वल राइट दिए जाए। ये ना कहा जाए कि मतलब जी आदमी सुपीरियर है और औरत इन्फीरियर है, इस तरह की कोई जो है डिफ्रेंशिएशन ना कायम किया जाए औरतों और मर्दों के दरमियान। उन लोगों को इक्वल राइट दिए जाएँ कि जी अगर आदमी को डिवोर्स देने का हक है तो औरत के पास भी ये हक होना चाहिए। उसके बाद रो वर्सेस वेड इन 1973, ठीक है, ये था एक मूवमेंट थी 1973 में, एंड अदर सुप्रीम कोर्ट क्लास एंड केसेस के मतलब हर जो हक है वो औरत को भी दिया जाए कि केस करने का हक भी औरत के पास हो और हर चीज़ का हक हो। राइट टू हैव एन अबॉर्शन का हक भी हो कि मतलब ये जो रो वर्सेस वेड का बेसिकली बात है ना, ये यही है कि अबॉर्शन का राइट जो है वो एक औरत के पास होना चाहिए कि वो अबॉर्ट करवा सके बेबी को। नेक्स्ट आ जाते हैं जी थर्ड वेव। अब थर्ड वेव क्या है? थर्ड वेव ये है जी 1990 से 2010 के दरमियान, ठीक है। कब से? 1990 से 2010 के दरमियान। और ये टर्म किसने क्वाइन की थी थर्ड वेव की? रिबेका वॉल्कर ने। कब क्वाइन की थी जी और किस आर्टिकल में क्वाइन की थी? बिकमिंग द थर्ड वेव। उसने किस आर्टिकल में क्वाइन की थी? बिकमिंग द थर्ड वेव। कब आया था उसका आर्टिकल? 1992 के अंदर उसने ये थर्ड वेव को क्वाइन किया था। उसके बाद आ जाती है कि ये थर्ड वेव में बेसिकली किस टाइप का एरिया था और इसमें किस तरह की बातें होती थी। तो ये जो इरा था ये रीक्लेमिंग का इरा था, रीशेपिंग का इरा था, रीडिफाइनिंग का इरा था। रीक्लेमिंग किस तरह से वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि रेवोल्यूशन अगेंस्ट सेकेंड वेव और कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेकेंड वेव। रेवोल्यूशन अगेंस्ट सेकेंड वेव कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आदमियों और औरतों की बात की जाए। सेकेंड वेव के अंदर थोड़ी सी उन्होंने ये भी पहले बात मैंने आपको बताई है कि उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ औरतों के बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं, आदमी और औरतों को दोनों को इक्वल राइट्स में डिवाइड किया जाए, ये बात है। उसके बाद आ जाती है जी रीक्लेम करना। रीक्लेम किसको करना? मतलब सेकेंड वेव को दोबारा से रीक्लेम करना, उसको रीशेप करना कि जो उसमें गलतियाँ थी, जो उसकी मिस्टेक्स थी, उनको दुरुस्त करना, उसको रीडिफाइन करना, ठीक है। सो द वुमेन हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जिस वुमेन के जो हैं उन सबको इक्वल, चाहे उनका डिफरेंट बैकग्राउंड हो, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट हो, उनकी नेशनैलिटी डिफरेंट हो, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनका कलर डिफरेंट हो, और चाहे ही उनकी रेस डिफरेंट हो, लेकिन उन सबको एक दूसरे से इक्वल राइट मिलने चाहिए। मतलब कि जो आदमियों को राइट दिए जा रहे हैं वही औरतों को दिए जाएं, और औरतों के दरमियान भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए कि ये वाइट है और ये ब्लैक है तो वाइट वाली को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और ब्लैक वाले को नहीं मिलेंगी। इस तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। क्लास आगे आ जाती है कि रिमूव पैट्रियार्कल सोसाइटी। और ये जो बात की गई है ना कि बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो रेडिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू कायम किया गया है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए कि जिस तरह के औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ औरतों को ज़्यादा मिले जाए और मर्दों को ना मिले। ठीक है, ये है फेमिनिज़म को आज के दौर में बहुत गलत तरीके से अपना लिया गया है कि लोग हर चीज़ में ये कहते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस तरह से औरतों ने काफ़ी हद तक ये बात को एक्सपोर्ट कर दिया है, लेकिन
फेमिनिज्म का बेसिक मकसद ये नहीं था कि सिर्फ औरत कहे कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। फेमिनिज्म का ये मकसद था कि बराबर के हकूक़ दिए जाएं, ना कि ये कि सिर्फ औरत कहे कि मैं सुपीरियर हूँ और आदमी इन्फीरियर है, और ना ही ये बात हो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ही कायम की जाए कि आदमी के मैं सुपीरियर हूँ और औरत के मैं इन्फीरियर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर के हक मिलने चाहिए। उसके बाद जी आ जाते हैं जी अब हमारे पास थर्ड वेव में जो राइटर्स हैं। अब राइटर्स कौन कौन से हैं वो बताते हैं आपको। किम्बरले क्रेंशॉ, अ जेंडर एंड क्रिटिकल रेस स्कॉलर, क्वाइंड द फ्रेज इंटरसेक्शनैलिटी इन 1989। इसमें किम्बरले जो क्रेंशॉ है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं। उन्होंने क्या जी इंटरसेक्शनैलिटी का बात किया कि सेक्शन में जो डिवाइड किया गया है इन लोगों को, उसके बारे में बात की है जी 1989 में, और ये थर्ड वेव के इम्पोर्टेंट राइटर थे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जी फोर्थ वेव। फोर्थ वेव के अंदर क्या है जी, क्रिटिक्स ऑफ वाइट फेमिनिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ, रुके, इसको कंटिन्यू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ वेव है क्या। फोर्थ वेव हमारी मॉडर्न एज है, मतलब हमारे सोशल मीडिया का दौर, कि कोई भी बात होती है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। बेसिकली ये बात है रेप की, ये बात है मोलेस्टेशन की, ठीक है, जिस तरह मोलेस्ट किया जाता है औरतों को। ये बात है सेक्सुअल हरासमेंट की, जो कि आजकल हमारी जो जनरेशन है उसमें हो रहा है सारा कुछ। ये बात है बॉडी शेपिंग की, ये बात है रेप कल्चर की। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली फोर्थ वेव में है, और ये 2010 से शुरू हुई है और ये भी ऑनवर्ड चल ही रही है, ठीक है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्रिटिक्स ऑफ वाइट फेमिनिज्म विच इग्नोर्स द यूनिक स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन ऑफ कलर expose how non-white feminists and ideas have been and continue to be suppressed। समझ आ गई आपको कि किस तरह से औरतों को सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बातों को किस तरह से आगे नहीं लेके जाया जा रहा, उनको किस तरह से मोलेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है। आगे फोर्थ वेव किस पर फोकस करती है, फोकस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, बॉडी शेपिंग, रेप कल्चर एंड अमंग अदर इश्यूज, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इन सारी बातों पर फोकस करती है। अ की कंपोनेंट वाज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू हाईलाइट एंड एड्रेस दीज कंसर्न्स। सबसे मेन का जो है इसका कंपोनेंट क्या है जी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़रिए जो फोर्थ वेव है ना वो हमारी वजूद में आई है। मतलब सोशल मीडिया पर हम लोगों को हर चीज़ का पता लग रहा है कि किस तरह से क्या हो रहा है किस औरत के साथ, और मतलब मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या हुआ था वो सारी बातें, सब कुछ जो है कि ठीक है, एक औरत को भी हक अपना होना चाहिए कि किस तरह से लेके चीज़ों को चलना है, और आदमियों को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से औरत की इज्जत करनी है। तो ये सारी बातें मिली जुली हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है आजकल हल्की सी भी बात हो तो पता चल जाती है। नेक्स्ट आ जाती है जी इंटरनेट एक्टिविज़म इज़ अ की फीचर ऑफ द फोर्थ वेव। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरनेट के ज़रिए ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए, किसी भी चीज़ को मतलब ट्रेंड बनाने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए जो है जो इंटरनेट एक्टिविज़म का यूज़ किया जा रहा है। सो ये थी हमारी फोर्थ वेव्स। वैसे तो बेसिकली ज़्यादातर कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही वेव्स हैं, लेकिन अब ये 2010 के बाद जब से ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है मेन, तो ये फोर्थ वेव भी क्वाइन कर ली गई है, ठीक है। तो जो है अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर लिटरेचर में जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो औरतों का बड़ा रोल है। औरतों मतलब हर औरत ने बड़ा लिखा हुआ है, जिस तरह के एफ्रा बहन थी, जिस तरह मैरी वोllstonecraft थी, जिस तरह किम्बरले क्रेंशॉ थी, और इसी तरह और भी बहुत सारी जितनी भी थी राइटर्स, जिस तरह वर्जीनिया वुल्फ थी, जूडिथ बटलर थी, ठीक है, सैमन डी बोवा थी। इन सब ने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है हमारे फेमिनिज्म के ऊपर। तो इन सब के ऊपर ये कोटेशन बहुत ज़्यादा कही जाती है कि women in literature of the feminist nature are always featured as the protagonist, कि जिस तरह औरतों को कभी भी एज अ प्रोटैगनिस्ट कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम विमेन को कंसीडर करते हैं एज अ प्रोटैगनिस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इन चारों वेव्स की कि किस वेव में कौन सी बात की गई है।
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हैं जी टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म। आपको अगर नहीं समझ आएगी तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, जो बात नहीं क्लियर होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।